हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले अपने सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन पिछले साल आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। मेरे ख्याल से 9th क्लास में आपको वो चैप्टर था। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ कंसेप्ट्स है, उसको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको चैप्टर गौर से देखना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के ऊपर आने वाला लेंसेस नाम का जो चैप्टर है वो भी डिपेंडेंट है। ओके, अगर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया तो लेंसेस के बारे में भी आप अच्छी तरीके से विदाउट एनी कंफ्यूजन सभी कंसेप्ट्स को समझ पाओगे। अंडरस्टूड? देन देखो, यहां पर कुछ 4-5 इमेजेस मैंने लगा के रखी है स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहली इमेज जो है, इसके अंदर प्रिज्म आपको दिख रहा है। ओके, प्रिज्म के अंदर यहां से व्हाइट लाइट आ रही है और उस साइड से 3 तरीके के लाइट्स 7 तरीके के लाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्या बोला जाता है इसको? विबग्योर, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। ये 7 कलर्स हमें इस प्रिज्म के बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमने एंटर किया हुआ लाइट जो है वो सिर्फ कैसा था? व्हाइट लाइट था, एक ही कलर का लाइट था। आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा। आपके पास एक स्केल रहती थी 15 सेंटीमीटर की, अभी भी आप इस्तेमाल करते होगे उसको ज्योमेट्री में। तो उस स्केल को जब आप लाइट के सामने ऐसे लेकर जाते हो, लाइट सोर्स के सामने ऐसे रख कर उसको देखते हो, तो वहां पे भी आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, चाहे तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ओके, देन यहां पर नेक्स्ट स्पेक्टेकल्स की, है ना, जो कि मैंने भी पहन कर रखा है। दिस इज ऑल्सो one of the example of refraction of light. This is also one of the example of refraction of light, because इस ग्लास में से जब लाइट रेज पास हो रहे हैं तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है 2 जगह पे। मतलब एक जगह पे जब एंटर कर रहा है लाइट तब रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब सामने से जब एंटर कर रहा है तब रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इसके इस लेंस के बाहर जब निकल रहा है और आपके आंखों तक पहुंच रहा है तब भी वहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ओके, ये जनरलाइज एग्जांपल समझाने का कारण ही यही है कि इससे आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट की आइडिया लग जाएगी। ओके, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसको भी हम चैप्टर के अंदर आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर देयर ऑफ वाटर। दिस एक्ट्स एज अ प्रिज्म, है ना। यहां पर प्रिज्म क्या करता है? 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने का काम करता है। वैसे ही यहां पर जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो भी प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। जब भी उनके ऊपर सनलाइट गिरता है तो हमें रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर आपको ये एक चीज दिख रही है, इसका एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिया है, जिसको आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने जो आइसक्रीम स्टिक थी उसको ग्लास के अंदर पानी लिया है, लगभग आधे से ज्यादा पानी उसके अंदर भरा है। उसके अंदर एक आइसक्रीम की स्टिक हमने डिप की है और सामने से उस ग्लास की तरफ देख रहे हैं तो हमें ये जो आइसक्रीम की स्टिक है ये दो हिस्सों में टूटी हुई आपको दिख रही है ना। इसके 2 अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं और इसके साइज में भी चेंज है। ये थोड़ा सा बिग दिख रहा है, ये एक्चुअल में हमें इसके कंपैरिजन में स्मॉल लग रहा है। ओके, लेकिन दिस इज द रियल साइज, दिस इज द इमेजिनरी साइज दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बातें? चारों एग्जांपल्स आपके माइंड में अगर क्लियर है तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में अंदाजा लग चुका होगा। ओके, अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कंटेंट्स क्या है बेटा? सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड चौथा जो है वो क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
अब इसके अंदर भी अलग अलग जो फिनोमिना होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश हम इस चैप्टर के अंदर, इन पॉइंट्स के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक फिनोमिना है। ओके, चाहे तो मैं आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करके दिखा सकता हूँ। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आई विल जस्ट डिक्रीज द ब्राइटनेस। ओके, है ना। यहां पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है ना, आपके बुक में भी एक्सपेरिमेंट है। कॉइन के साथ एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है ना। क्या किया है हमने, एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने पानी लिया है लगभग इस लेवल तक, यस। उसके बाद उसके अंदर कॉइन को डिप किया है ना। कॉइन यहां पर है, एक्चुअल में कॉइन कहां पर है, यहां पर। और जब इस एंगल से हम इस कॉइन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये कॉइन कहां पर दिख रहा है बेटा, इस वाले जगह पे, है ना। कॉइन आफ्टर वाटर, मतलब सबसे पहले हमने कॉइन को डाला, देखा कॉइन जहां पे था वहीं पे आपको दिख रहा था। जब आपने उसके ऊपर पानी डाला, लगभग इतना पानी फिल किया, तो हमें कॉइन की पोजीशन कहां पे दिखी, इस जगह पे। किस जगह पे, इस जगह पे। यू कैन सी द कॉइन ऑन दिस साइड। दिस इज ऑल्सो द फिनोमिना। एक्चुअल में कॉइन यहां से लेके यहां तक ऊपर आया है क्या, नहीं। कॉइन इज मेड अप ऑफ मेटल, मेटल इज डेंसर देन वाटर, दैट व्हाई मेटल इज सिंक इन द वाटर, सो कॉइन doesn't float on that surface, but we can see the illusion that the coin appears over here. Understood? This is also the example to understand the refraction of light. Okay, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। क्या हो रहा है, here is the bending of light. यहां पर क्या हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर। यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है ना। सिमिलर एग्जांपल जो कि आइसक्रीम स्टिक का एग्जांपल मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आपकी जो पेंसिल है उसका भी एक्सपेरिमेंट, उसकी भी एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, जिसके अंदर आपने क्या किया है, एक कांच का ग्लास लिया है, उसके अंदर पानी डाला है लगभग 70%, एंड उसके अंदर एक पेंसिल को इंक्लिनेशन में रखा है। आपको क्या दिखेगा, ये जो पेंसिल है ये दो हिस्सों में क्या क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। ओके, the pencil is broken into the two pieces, you can see over here. This is because the refraction of light, और refraction of light क्यों होता है, because of the bending of light, because of the bending of light, है ना। bending of light की वजह से होता है। Understood? बात समझ में आ रही है, yes or no? दोनों एक्टिविटीज क्लियर है, काफी सिंपल एक्टिविटीज है जो कि हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाती है, समझाती है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, देखो दोनों एक्टिविटीज के ऊपर हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन द बोथ अबव एक्टिविटीज द ऑब्जर्व इफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर, है ना। पानी से जब लाइट बाहर आ रही थी, जिसको हम देख रहे थे, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। एक्चुअल डायरेक्शन जो थी उसकी, उससे उसकी जो हमें इमेज दिख रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और उसी वजह से हमें वो इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि पेंसिल बेंड हो गई, दो हिस्सों में टूट गई, और कॉइन जो नीचे सतह पर था वो हमें ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई दिया। अंडरस्टूड? देन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट क्या करती है बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। कब चेंज करती है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ वो ट्रेवल होती है ना। एयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्योर वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसलिए मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन के फिनोमिना हमें एयर, वाटर एंड ग्लास मीडियम के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेंस जो है, आंखों का लेंस, ये भी तो कांच से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, वेदर इट इज फाइबर ग्लास और एनीथिंग, बट दिस इज मेड अप ऑफ द ग्लास। इसलिए क्या बोला जा रहा है बेटा, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को ही क्या बोला जाता है बेटा,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है ना। चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अंडरस्टूड? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप ऐसे भी याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। सिर्फ इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये कब होगा? when light is traveling from one transparent medium to another transparent medium. Okay, understood? Then moving to the next slide. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आपको समझना है अच्छी तरीके से। ओके, देन अब यहां पर एक सिंपल एक्टिविटी आपको बताई गई है। इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं पहले ये समझाऊंगा किस तरीके से अरेंजमेंट आपको करनी है वो बताऊंगा, और उसके बाद में ये जो लाइंस यहाँ पर खींची गई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बताऊंगा। ओके, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और लेक्चर को देखना है। ओके, सबसे पहला क्या करना है आपको? कीप अ ग्लास स्लैब ऑन अ ब्लैंक पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन PQRS एज शोन इन द फिगर 6.1। फिगर 6.1 के अंदर जो हमें एक ग्लास स्लैब लेना है, कांच का टुकड़ा लेना है, उसका रेक्टेंगुलर मार्किंग आपको पेपर के ऊपर कर लेना है। देन ड्रॉ एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड PQ। PQ साइड के ऊपर एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, देन सो दैट इट इंटरसेक्ट्स PQ एट N। उस लाइन ने PQ को कहां पर इंटरसेक्ट करना चाहिए? N पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करना चाहिए। देन पियर्स टू पिंस वर्टिकली एट 2 पॉइंट्स A एंड B along the line। A एंड B के ऊपर आपको दो पिंस को पियर्स करना है ना। देन लुक एट द पिंस A एंड B फ्रॉम द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्लैब एंड पियर्स पिंस C एंड D, है ना। स्लैब की अपोजिट साइड कौन सी बेटा? SR है। कौन सी है? SR। और अपोजिट साइड से ही आपको देखना है, किसको देखना है? इन पिंस को देखना है। कौन से पिंस? A एंड B पॉइंट पे जो पिंस हमने पियर्स किए थे उसको देखना है। ओके, देन व्हाट हैपेंस? आप जब यहां से देखोगे तो आपको उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको AB दिख रहा है, उसी डायरेक्शन में फिर दो पिंस आपको यहां पर पियर्स करनी है, C एंड D पॉइंट का नाम देके। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? देन so that images of the AB are in the line with C and D. Then now remove the chip and the pins and draw a straight line going through point C and D. ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी आप करके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा संभाल के करना है, कांच का स्लैब है। ओके, अब यहाँ पे पियर्स करने के बाद पिंस को आपको एक स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ करके लेनी है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? जॉइन पॉइंट्स M एंड N, एक लाइन रहेगी क्या? नाउ रिमूव द चिप एंड द पिंस एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू द पॉइंट C एंड D सो दैट इंटरसेक्ट SR एट M, है ना। C एंड D से जो लाइन जाएगी तो वो SR को इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट के ऊपर? M पॉइंट के ऊपर। यस, देन जॉइन पॉइंट्स M एंड N, है ना। दोनों पॉइंट्स को, M को और N को आपको ज्वाइन कर देना है। देन ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे AN एंड इमर्जेंट रे MD, है ना। जो इंसिडेंट रे है A से लेके N तक, और जो इमर्जेंट रे है M से लेके D तक, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये डायग्राम जो है आपके दिमाग में आपको क्लियर होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। एंड पॉइंट AB जो है, उसके बाद में CD जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, जो भी है हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, देन हाँ देखो, वन बाय वन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहला, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑकर्स when light ray enters the glass from air at N on the side PQ, है ना।
पहला रिफ्रैक्शन कहां पर हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि ये एयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है बेटा, ग्लास मीडियम है ना। और इस साइड पे सबसे पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, ए बी जो है वो एंटर कर रहा है ग्लास मीडियम के अंदर। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी हिसाब से आपको ये देखना है कि यहाँ पे ए एन और उसके बाद में एन से लेके एम तक जो लाइन है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, एन पॉइंट के ऊपर। देन द सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट एंटर्स एयर थ्रू ग्लास एट द पॉइंट एम ऑन द साइड एस आर। अब एस आर साइड की तरफ देखो, एस आर साइड है ना। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये ग्लास मीडियम से किस मीडियम में आ रहा है बेटा, एयर मीडियम में। इसलिए यहां पे दोबारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है एट अ पॉइंट एम। देन नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो एन पॉइंट पे हो रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई। इंसिडेंट एंगल क्या है बेटा, आई है ना। फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई। ओके, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल क्या है, आई है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। देन ये ऐसा कर्व होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इज आर। अब एन पॉइंट के ऊपर जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कौन सा है, आर। कौन सा है, आर। आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन। कौन सा है, आर। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। सिंपल चीज है। देन नोट दैट I1 इक्वल्स टू आर। अब इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा आपको। क्या बताया जा रहा है, I1 इक्वल्स टू क्या है, आर है। I1 जो है ये एंगल, ये किसके इक्वल है बेटा, आर के इक्वल, है ना। यहाँ पे कुछ जेड एक्सिस थ्योरम नाम के आपको एक कंसेप्ट था, जेड एक्सिस थ्योरम, है ना, या फिर अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ऐसा कुछ कंसेप्ट था आपको। मतलब ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। कंसिडरिंग दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो ये जो एंगल यहां पर बन रहा है और ये जो एंगल है, यानी कि R एंड I1 एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अंडरस्टूड। देन देखो, इन द सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है कहां पर, M पॉइंट के ऊपर। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज E विच इज इक्वल टू I। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बेटा, E है, और वो किसके इक्वल है, I के इक्वल। ओके, देन किसके इक्वल है, I के इक्वल। यहां पर भी मैथमेटिक्स लग रहा है, यस और नो। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब कौन सी थ्योरम यहां पर लग रही है, ये आपको सोचना है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। ओके, जो क्यूरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसी चीजों के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनके ही कंसेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर होता है और वही एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर लिख पाते हैं। ओके, इसलिए आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होना जरूरी है। एक्चुअली क्यूरियोसिटी नाम का जो कंसेप्ट है वो बाय बर्थ ही आता है। मतलब बाय बर्थ ही किसी की बुद्धि जो है, किसी का माइंड जो है वो क्यूरियस होता है। ऐसे क्यूरियोसिटी भरी नहीं जा सकती किसके अंदर, वो अंदर से आना चाहिए ताकि और इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में कलेक्ट कर सको। ओके, अंडरस्टूड। अब हम क्या पढ़ते हैं, देखो, इन द सेकेंड रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज E which is equals to I. E equals to I. Then on both parallel sides PQ and RS. PQ and RS दिख रहा है क्या आपको, yes or no? PQ yes, and ये क्या है, RS, या फिर उसको SR भी बोल सकते हो। PQ and RS of the glass slab. The change in direction of light ray is equal but in opposite direction, है ना। Change in डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज इक्वल। लाइट रे का जो डायरेक्शन चेंज हुआ है वो क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब E इक्वल्स टू I है, बराबर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो क्या है, इक्वल है। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन does the light ray MD
emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN। MD कहां पर है बेटा? देखो यहां पर क्या है, MD है। क्या बताया जा रहा है? लाइट रे MD emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN। MD जो है वो किसके पैरेलल है? इंसिडेंट रे AN के पैरेलल है। दिख रहा है ना आपको? सीधा सीधा दिख रहा है। इस स्टेटमेंट का ये पूरा प्रूफ है ना? दोनों रेज जो है AN और MD जो है दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल है। ओके, देन बट द इमर्जेंट रे इज समवॉट डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे जो है वो थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। एक्चुअली ऐसा है क्या? ये ऐसा है क्या? नहीं, ये कुछ इस तरीके से है ना? समझ रही क्या बात आपको? ऐसा है कि ये डायरेक्टली पास हो रहा है क्या? नहीं, कुछ इस तरीके से ऐसे पास हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से। देखो मैं पूरा इरेज करके आपको समझाता हूँ। ओके, हाँ ये दिख रहा है कि बेटा आपको? हाँ ये दिख रहा है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ बेटा? ये कुछ इस तरीके का हुआ है ना, ऐसे। हाँ कुछ इस तरीके से, ये इसको पैरेलल कंसिडर करो आप। जस्ट अ सेकंड, इसको आप पैरेलल कंसिडर कर सकते हो। हाँ, कुछ इस तरीके से जो लाइन है ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। ब्लू कलर का लाइन जो दिख रहा है वैसा होना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? ये जो MD जो रे है वो समवॉट क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया। ओके, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। ओके डन। हाँ, अब हमें क्या देखना है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है। क्या देखना है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट N आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब एट दैट पॉइंट। देखो इंसिडेंट रे दिख रहा है आपको? यस और नो? यस। रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, कौन सा? NB बोल सकते हैं हम उसको। यस और नो? ये नॉर्मल जो है वो क्या है? CD है। AN जो क्या है? इंसिडेंट रे है। और NB जो क्या है? वो रिफ्रैक्टेड रे है। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? देन incident ray and refracted ray at the point of incident N on the opposite sides of the normal to the surface of the slab at that point CD। देखो ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है CD दिख रहा है। अब इंसिडेंट रे जो है इस CD के अपोजिट, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस CD के अपोजिट है। इंसिडेंट रे इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे है ना, या फिर आपके लेफ्ट साइड पे। इंसिडेंट रे जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे है एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है वो राइट साइड पे है। यस और नो? यानी कि नॉर्मल से दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ओके, बोथ आर अपोजिट फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, देन CD and the three incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane। क्या बोला जा रहा है? तीन रेज है हमारे पास, तीन चीजें हैं। सबसे पहला इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल जो बीच की लाइन आपको दिख रही है, और तीसरा जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तीन चीजें हैं, लेकिन तीनों के बारे में क्या बताया जा रहा है? ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं सिंपल लैंग्वेज में। ओके, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, उसके बाद में रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर all three are in the same plane। ऑल थ्री जो है वो किसमें है? सेम प्लेन के अंदर है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड रे,
रहेगी क्या प्लेन की? नहीं, उसी प्लेन में रहेगी। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब दूसरा लॉ हमें क्या कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, इसको भी देखेंगे। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, हियर एयर एंड ग्लास, है ना, हमारे पास क्या है बेटा, ये हवा है और ये क्या है, ग्लास है। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे पास। ओके, द रेशियो ऑफ द साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ओके, इसको बॉक्स कर लेता हूं मैं। द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो है ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सेपरेटली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बात समझ में आ रही है? ओके, डन, कंफर्म। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? स्नेल्स लॉ बोल सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू एन, एंड एन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, देखो n इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n को क्या बोला जा रहा है, n को क्या बोला जा रहा है बेटा, n is called refractive index of the second medium with respect to first medium. This second law is also called the Snell's law. ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ बोल सकते हैं। और n जो है वो क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। n इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium. ओके, n का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, अब a ray incident along the normal I equals to 0 goes forward in the same direction R equals to 0. नॉर्मल के अराउंड जो रे इंसिडेंट हो रही है उसके अंदर डेफिनेटली आई एंड आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। अंडरस्टूड? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्नेल्स लॉ आपको समझ में आ चुका है। ओके, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है जब चेंज होती है तो हर एक मीडिया के लिए वो डायरेक्शन ऑफ लाइट का चेंज जो है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग द डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये किसके रिलेटेड है बेटा, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर लाइट रे की डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होगी। आ गई बात समझ में? यस और नो? ओके, देन नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, देन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। देखो हर मीडिया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी डिफरेंट मीडिया के लिए, एंड ऑल्सो फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम
मीडियम, है ना। मीडियम अगर सेम है ना, और अगर कलर लाइट का जो कलर है वो अगर डिफरेंट है, फिर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कलर। अनलेस एंड अनटिल अगर हमारा मीडियम भी सेम है लेकिन कलर चेंज हो रहा है, कलर ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम सब्सटेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर गिवन इन द टेबल। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे एक टेबल है जिसके अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। ओके, so the refractive indices of some substances with respect to vacuum are given in the table. The refractive index of the medium with respect to vacuum, है ना, कोई भी मीडियम, अगर ग्लास है, उसके साथ साथ वाटर है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हम ले सकते हैं, उसके बाद डायमंड वगैरह भी चीजें आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, यस और नो। ये जो स्टेटमेंट है इसको भी आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। ये चारों ऑब्जर्वेशंस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो इसलिए इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, समझो और रिमेंबर रखो। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहां पर है कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडिया, है ना। एयर का कितना है, लगभग 1 है, 1.0003, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.39, फ्यूज कॉर्ड्स, है ना, उसका 1.46, टर्पेंटिन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फेट 1.63, डेंस फ्लेंट ग्लास 1.66, रूबी 1.76, सफायर 1.76 एंड डायमंड का है जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 2.42। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसलिए डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसलिए डायमंड सबसे ज्यादा क्या होता है, चमकता है। ओके, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारे पास दो मीडियम्स अवेलेबल है, सपोज एयर एंड ग्लास, तो दोनों मीडियम्स के लिए हम किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर करेंगे, इसी के बारे में अब इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ये डायग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज मीडियम 1 दैट इज एयर, दिस इज मीडियम 2 दैट इज ग्लास, अंडरस्टूड। देन लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बी v1, है ना। लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 के अंदर यानी कि एयर के अंदर कितनी है बेटा, v1 है, अंडरस्टूड। देन इन मीडियम 2 बी v2, मीडियम 2 के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, v2 है। ओके, देन एज शोन इन द फिगर 6.3 में जिस तरीके से बताया गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, है ना। कौन से मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और फिर कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बताया जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रिटन एज लाइक दिस, है ना, रिटन एज लाइक दिस, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये बात आपको समझनी है। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बेटा, रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो किसके साथ, दैट इन मीडियम 2, यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू
velocity of light in first medium v1 and velocity of light in medium 2 v2। आ गई बात समझ में? मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि हमने v1 अपॉन v2 लिया है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, है ना। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके उल्टा क्या होगा बेटा? सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज v2 अपॉन v1, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज v2 अपॉन v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to 1 equals to v1 upon v2। refractive index of first medium with respect to second equals to v2 upon v1। आ गई क्या बात? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके, देन यहां पर क्या लिखा है? इन द फर्स्ट मीडियम इज, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, फिर भी समझ लो। फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम है ना, मीडियम 1 जो आपको दिख रहा है, इफ दिस इज वैक्यूम, देन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, इसके अंदर अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? मीडियम 2 के लिए, है ना। सपोज यहां पर एयर की जगह पे क्या रखा है? वैक्यूम, है ना, और यहां पे है ग्लास। अब अगर हम मीडियम 1 को वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं और मीडियम 2 हमारा ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज रिटन एज n। इसको किससे लिखते हैं हम? n से लिखते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज रिटन एज n। गॉट माय पॉइंट? अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? ओके, क्लियर है? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत इजी था ये। अब इसको आपको समझना है, ध्यान से समझना है। क्या? यहां पे 3 कंडीशंस आपको दी है ना, 3 कंडीशंस दी है। सबसे पहले रेयर मीडियम डेंसर मीडियम है, यस और नो। नीचे रेयर मीडियम ऊपर डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर नीचे रेयर, ऊपर रेयर नीचे डेंसर है। अब तीनों कंडीशंस को हम एक एक करके समझेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले लाइट रे ट्रैवल कर रही है। कैसे ट्रैवल कर रही है? फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कैसे ट्रैवल कर रही है? फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब आपको पता है कि यहां पर क्या है बेटा? यहां पर क्या है? दिस इज नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल लाइन है ना। अब यहां से एक एंगल बना रहा है I, दैट इज इंसिडेंट एंगल। लेकिन क्या बोला जा रहा है? व्हेन अ लाइट रे passes from a rarer medium to denser medium, it bend towards the normal। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से पास होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होती है, उस वक्त जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर बेंड होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। व्हेन अ लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal। it bend towards the normal। आ गई बात समझ में? yes or no? then next क्या है बेटा? next condition क्या है? when a light ray passes from a denser medium to a rarer medium, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे पास हो रही है ना, इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, then what happens? A rarer medium it bends away from the normal। वो नॉर्मल से क्या होगी? अवे बेंड होगी। जब वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल के पास आ रही है। जब वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जा रही है, बेंड हो रही है वहां पे, है ना। आ गई दोनों कंडीशन समझ में? अब थर्ड कंडीशन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इंसिडेंट लाइट रे
इस नॉर्मल के पैरेलल है, अगर इंसिडेंट लाइट रे इस नॉर्मल के पैरेलल है, देन यहां पे कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा क्या? नहीं। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, दोनों मीडिया के बाउंड्री के बीच में अगर नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, देन इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। इसलिए वो इसका डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? नहीं। और इसी वजह से वो रिफ्रैक्ट होगा क्या? नहीं, इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। तीनों कंडीशंस क्लियर है बेटा? फर्स्ट में जब रेयर टू डेंसर आ रहे हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है ना। जब डेंसर से रेयर तक जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। एंड जब रेयर मीडियम के अंदर से जब लाइट रे आ रही है जो कि नॉर्मली आ रही है, यानी कि नॉर्मल को पैरेलल है, तो उस वक्त कोई बेंडिंग ऑफ लाइट होगा क्या? नहीं। ओके, देयर इज डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं। आ गई बात समझ में? यस और नो? तीनों कंडीशंस क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अंडरस्टूड? ओके, देखो यहां पे एक कंसेप्ट है, यहां पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं कुछ जो कि ट्विंकल कर रहे हैं, है ना? यस और नो? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टार्स आखिर ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, है ना? चांद ट्विंकल करता है क्या? नहीं। ट्विंकल म्हणजे लुकलुकणे, वी से इन द मराठी लुकलुकणे म्हणतो आपण त्याला। ओके, सो मूविंग एयर, द एयर अराउंड अस इज ऑलवेज मूविंग इन डिफरेंट वेज। देखो सबसे पहला रीजन क्या है? मूविंग एयर। अब जो लाइट रेज अर्थ तक आ रही है, कहां से? ये स्टार्स से। अब स्टार्स क्या है? स्टार्स आर द सेल्फ एल्यूमिनेटिंग बॉडी, है ना? उनके पास खुद की लाइट है सूरज की तरह। ओके, अब उस रीजन की वजह से कुछ डिस्टेंस जो है, लाख, 2, 10, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो वैक्यूम से ट्रैवल के आ रही है, और एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस, है ना? सो जब वो वैक्यूम से ट्रैवल करके आ रही है तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। और वो एयर भी स्टेबल है क्या? नहीं, दैट इज नॉट स्टेबल। इसलिए द एयर अराउंड अस इज ऑलवेज मूविंग इन डिफरेंट वेज एंड बेंडिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग देयर। स्टारलाइट हैज टू पास थ्रू दिस मूविंग एयर। अब जब वैक्यूम से ट्रैवल कर करके एटमॉस्फेयर की शुरुआती छोर पर जब वो लाइट आएगी तो उसको उस मूविंग एयर से ट्रैवल करना पड़ेगा। यस और नो? यस। एंड इट गेट्स बेंड और विगल्ड एज इट कम्स टू अस। जब तक वो एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके हमारे पास आ रही है तो वहां पे कई बार वो बेंड हो रही है, ट्विगल हो रही है ना? अब नेक्स्ट क्या है बेटा? एयर चेंजेस। समटाइम्स द एयर इज थिकर और थिनर in different places making the starlight bend in different ways। अब मूविंग एयर भी एक रीजन है, उसके साथ साथ कौन सा रीजन है? एयर चेंजेस, यानी कि जगह जगह पे एयर की थिकनेस जो है वो कम ज्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पर भी हमें बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? देन अब और एक रीजन है। क्या रीजन है बेटा? हॉट एंड कोल्ड एयर, है ना? स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं इसका ही रीजन जान रहे हैं हम। तो और एक रीजन है, क्या है? हॉट एंड कोल्ड एयर। द एयर कैन बी वार्म और कूल, है ना? कुछ जगह पे एयर वार्म रहती है, कुछ जगह पे एयर ठंडी रहती है, एंड दिस मेक्स द स्टारलाइट डांस अराउंड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेम्परेचर्स। ये क्या करती है? स्टारलाइट को डांस करने के लिए मजबूर करती है, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। कुछ जगह पे एयर काफी गर्म है, कुछ जगह पे एयर काफी ठंडी है। आ गई बात समझ में? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नॉट अ स्ट्रेट पाथ, स्टारलाइट डजंट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन टू रीच अस, इट बेंड्स एंड ट्विस्ट ऑन इट्स वे थ्रू द एयर, है ना? वैक्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये एयर के अंदर आती है तो हर जगह पे वो बेंड हो रही है। एक तो वहां पे एयर थिक है, थिन है, गर्म है, ठंडी है, अलग अलग रीजन की वजह से जो स्टारलाइट है वो बेंड होके हमारे आंखों की तरफ पहुंच रही है। यस, देन
नेक्स्ट क्या है रीजन, काफी सारे रीजंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, है ना, आपकी किताब में भी इतने सारे नहीं होंगे, इसमें से 5-6 रीजंस अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। सो क्लोज टू द ग्राउंड स्टार्स नियर द हॉरिजॉन ट्विंकल मोर बिकॉज देयर लाइट हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एयर क्लोज टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन के आसपास से अगर आप स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको ट्विंकलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज वहां पे इट लाइट हैज गो थ्रू द लॉट ऑफ एयर क्लोज टू द ग्राउंड। जमीन की जो आसपास की हवा है उससे ही ज्यादातर लाइट क्या होती है, ट्रेवल होती है। अब नेक्स्ट क्या है, कलर्स इन द स्काई। द एयर ब्रेक्स द स्टारलाइट इनटू कलर्स। एयर क्या करती है, स्टारलाइट को कलर्स के अंदर ब्रेक करती है, एंड दिस कंबाइंड विद द बेंडिंग क्रिएट्स द ट्विंकलिंग वी सी। अब ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, बेंडिंग के साथ कंबाइन हो जाता है, और हमें क्या देखने को मिलता है, ट्विंकलिंग देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में। देन टेलीस्कोप्स हेल्प, है ना, टेलीस्कोप कैन मेक थिंग्स क्लियरर बट इवन दे can't completely stop the twinkling when we look from the ground। अगर आपको लगेगा सर हम ग्राउंड पे टेलीस्कोप रख के, ग्राउंड पे या फिर आपके टेरेस पे टेलीस्कोप रख के इन स्टार्स को ऑब्जर्व करने जाएंगे तो हमें ट्विंकलिंग दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है, बिकॉज टेलीस्कोप से भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर दिखेगा लेकिन ट्विंकलिंग उसकी स्टॉप नहीं होगी। आ गई बात समझ में। देन नेक्स्ट क्या है, ब्यूटीफुल चेंजेस। देखो, ट्विंकलिंग इजंट जस्ट वन थिंग, इट्स लाइक द स्टार्स आर चेंजिंग कलर्स एंड ब्राइटनेस मेकिंग द नाइट स्काई लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। अब देखो, ट्विंकलिंग जो है वो उसका कलर भी चेंज करता है, उसका ब्राइटनेस भी चेंज करता है, और हमें वैसा ऑप्टिकल इल्यूजन दिखता है। ओके, एस्ट्रोनॉमी चैलेंजेस क्या क्या है, साइंटिस्ट स्टडिंग स्टार्स एंड प्लैनेट्स समटाइम्स फाइंड इट ट्रिकी बिकॉज ऑफ ट्विंकलिंग। स्पेस टेलीस्कोप्स लाइक द हबल आर यूज्ड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। एक बड़े बड़े नासा के टेलीस्कोप है, उसमें से एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो हबल टेलीस्कोप है ना। तो हबल टेलीस्कोप के अंदर ये ट्विंकलिंग का प्रॉब्लम उसको दिखाई नहीं देता, उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सा स्टार है, और ट्विंकलिंग ना होने के कारण ही हबल टेलीस्कोप जो है वो काफी क्लियर इमेजेस को खींच पाता है। अंडरस्टूड, यस और नो। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ अगर नहीं समझी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, गॉट माय पॉइंट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसका नाम क्या है बेटा, मिराज। क्या बोलते हैं इसको, मिराज बोलते हैं। मराठी में उसको मृगजल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृगजल, है ना। सो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर, थोड़ा सा दूर ग्राउंड सरफेस के ऊपर पानी मौजूद है, ऐसा आपको दिखता है, क्योंकि उसके पार जो चीजें हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है, और ग्राउंड के ऊपर अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो हमारा माइंड ये मान लेता है कि वहां पर क्या है, पानी है। ओके, लेकिन एक्चुअली इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। मजिशियन जो है ना, मजिशियन हमें वही दिखाता है जो वो हमें दिखाना चाहता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं वो देख रहे हैं, है ना। वही तो मैजिशियन की खास बात है, जादूगर की खास बात क्या है कि वो वही दिखाएगा जो वो हमें दिखाना चाहता है। चाहे आप कितने भी गौर से उसकी तरफ देख लो, उसके ट्रिक के बारे में आपको पता नहीं चलने वाला, है ना। इसी तरीके का एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ना। चाहे आप कितना भी गौर से देख लो फिर भी आपको क्या लगेगा, वहां पर पानी है। मुझे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाईवेज पे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो तब मुझे ये मिराज जो है वो काफ़ी समय दिखता है। मोस्टली समर्स में ज़्यादा दिखता है, ओके, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है ग्राउंड सरफेस का, है ना। सो अब ये क्यों होता है, इसके पीछे के रीजंस जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहला क्या है, हॉट ग्राउंड। डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ना। जमीन जो है वो गर्म हो जाती है। समटाइम्स द ग्राउंड गेट्स वेरी वेरी हॉट, स्पेशली इन द डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स के अंदर तो और भी ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री के ऊपर वहाँ पे तापमान रहता है, कभी कभी 50 भी चला जाता है। तो ऐसे तापमान पे, ऐसे कंडीशन पे ग्राउंड सरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट बिकम्स वेरी वेरी हॉट। एंड नेक्स्ट क्या है, वेवी एयर।
एयर जो है वो वेव्स के फॉर्म में है। ऐसे स्टेबल एयर रहती है क्या? नहीं, स्टेबल एयर बहुत कम रहती है। सो द एयर जस्ट अबव द हॉट ग्राउंड स्टार्ट्स टू वबल एंड शिमर, है ना। हॉट ग्राउंड के ऊपर जो एयर है वो वबलिंग करना स्टार्ट करती है, लाइक द वेव्स इन वाटर। अब गर्म हो चुकी है हवा भी, है ना। ग्राउंड सरफेस अगर गर्म है तो ग्राउंड सरफेस के पास जो हवा है वो भी क्या हो जाएगी? गर्म आएगी, और उसी वजह से वो शिमर एंड वबल करना शुरू करेगी, जैसे कि वेव्स ऑफ वाटर करती है। आ गई बात समझ में? देन नेक्स्ट क्या है बेटा? बेंडिंग लाइट। व्हेन सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू दिस वॉबली एयर इट बेंड्स और चेंजेस डायरेक्शन। जब इस वॉबली एयर से सनलाइट ट्रेवल करता है तो वो बेंड होता है एंड उसकी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट क्या है? इल्यूजन ऑफ वाटर। हमारे आईज को ऐसा लगता है, आवर आईज गेट ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ द बेंडिंग लाइट एंड इट सीम्स लाइक देयर इज वाटर ऑन द हॉट ग्राउंड। हमारे आईज जो है वो ट्रिक हो जाते हैं। क्यों? हमें लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पास जाते हैं उस जगह पे तो वहां पे पानी दिखता है क्या? डेफिनेटली नो। ओके, देन लेक्चर सुरू केलं होतं मी. आदित्य तेवढं आता कट करून घे तू इथं, मी तुला सांगून देईल. देन ये क्या है? नॉट रियल वाटर बट एक्चुअली देर इज नो वाटर, देर इज इट जस्ट काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन लाइक अ ट्रिक और आई प्ले ऑन अस. ये क्या है? एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि हमारी आंखें हमारे साथ धोखा करती है ना. आ गई क्या बात समझ में? यस और नो? यस और नो? हाँ. अब यहाँ पे और कुछ थोड़ी चीजें हैं, दो चार चीजें हैं. लुक्स लाइक द पडल्स. Sometimes it might look like there are puddles on the road, but if you try to reach them, they will disappear because they were never really there. आपको लगता है वहाँ पे पडल है, जिसको हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे पानी जो है वो इकट्ठा हो रखा है ना. Then happens in the desert. You often see mirages in the desert because the ground gets super hot during the day. आपको मोस्टली मिराजेस जो है वो डिजर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि ग्राउंड जो है वो काफी गर्म हो जाता है डिजर्ट एरिया के अंदर, तापमान काफी ज्यादा रहता है. ओके, देन कूलर एयर अबव. देयर इज यूजुअली, वहां पे क्या होता है एक्चुअली? जमीनी जो एयर है, जमीन के पास की जो हवा है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर की जो हवा है वो ठंडी रहती है. अब दोनों का मिक्सचर की वजह से देयर इज यूजुअली कूलर एयर अबव द हॉट ग्राउंड एंड दैट्स वेयर द बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस. तो वहां पर ही हमें क्या दिखता है? बेंडिंग ऑफ लाइट दिखता है, रिफ्रैक्शन वहां पर होता है. ओके, काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है साइंस का, इसको हम साइंस मैजिक बोल सकते हैं. ओके, लाइक अ होलोग्राम. Think of a mirage like the hologram on hot day. It looks real, but it's just light playing tricks on us. And last क्या है? Nature's optical play. Nature क्या करता है? Mirage show is how cool and tricky nature can be with the way light works. Mirage हमें क्या बताता है कि एक्चुअली किस तरीके से लाइट के रिलेटेड चीजें होती है. उसके अंदर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी है, कलर ऑफ स्काई भी है ना. सनसेट के वक्त कलर ऑफ स्काई किस तरीके से होता है? ऑरेंज. उसके बाद में येलो. मॉर्निंग के वक्त कलर ऑफ स्काई किस तरीके से रहता है? नाइट में हमें अंधेरे की वजह से ब्लैक दिखाई देता है ना. दोपहर में, दिन में ब्लू कलर का स्काई देखने को मिलता है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, उसके साथ साथ मिराज देखने को मिलता है. सो ये सभी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है साइंस के अंदर. अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? यस और नो? समझे हो? देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हाँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. क्या है? अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार. अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार. देखो यहाँ पर एक्चुअली ये आदमी जो है, स्टार किधर है बेटा? एक्चुअली स्टार यहाँ पर है. दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ स्टार. दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ स्टार. ये क्या है? स्टार की रियल पोजीशन है, लेकिन उस पर्सन को क्या दिख रहा है कि स्टार इस जगह पे है ना. इसी को ही बोलते हैं हम अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार. मतलब जो पोजीशन डायरेक्टली हम जो देख रहे हैं एक्चुअली वो स्टार वहां पर है क्या?
डेफिनेटली नो। वहां पे स्टार है क्या? वो डेफिनेटली नो। हम क्या देख रहे हैं? अपरेंट पोजीशन देख रहे हैं, रियल पोजीशन देख रहे हैं क्या? नहीं। आ गई क्या बात समझ में? सन के केस में भी वैसा ही है। मतलब जब एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कुछ मिनट तक हमें ऐसा दिखता है कि सूरज अभी ऊपर है ना। आप अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ मिनट तक आपको लगेगा कि सूरज इस जगह पर है ना। एक्चुअली वो उससे नीचे रहता है, कुछ डिस्टेंस नीचे उसकी रियल पोजीशन है, लेकिन आपकी अपेरेंट पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके, सो रियल सनसेट, एक्चुअल रियल सनसेट एंड जो सनसेट हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस है ना। रियल सनसेट जो हमें दिखता है, जो रियल सनसेट जो एक्चुअली होता है उसमें, और जो सनसेट हम देखते हैं उसमें एक्चुअल में क्या है? डिफरेंस है। ओके, और एक बात आपको बता देता हूं मैं इसी के रिलेटेड, जितने भी स्टार्स हम देखते हैं जो ट्विंकल करते हैं, अब वो स्टार्स धरती से लाखों हजारों लाइट ईयर्स दूर है ना। थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स वो क्या है? धरती से दूर है। और उसी वजह से वो स्टार की जो लाइट है, जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग स्टार्स है, उनकी लाइट अर्थ तक आने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है ना। तो मतलब हम जो स्टार देख रहे हैं वो हजारों साल, हजारों लाखों साल पुराना देख रहे हैं। लाइव तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कि किसी भी स्टार की नहीं। सन जो है, अगर सन डिस्ट्रॉय हो जाता है इन केस, तो हमें 7 मिनट बाद पता चलेगा, क्योंकि लगभग 7-7.5 मिनट हमें लगते हैं सॉरी, लगभग 7-7.5 मिनट हमें लगते हैं वो लाइट जो है सनलाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए। उसी तरीके से लाखों हजारों लाइट ऑफ ईयर्स दूर जो स्टार्स है, जो कि हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, वो जब हम देख रहे हैं, अभी फिलहाल अगर देख रहे हैं आसमान में, तो उस वक्त हम उसकी एक्चुअल पोजीशन देख रहे हैं क्या? नहीं, हम उसकी अपरेंट पोजीशन देख रहे हैं। और अगर वो स्टार डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो फिर भी हमें कब पता चलेगा? हजारों साल बाद पता चलेगा। आ गई बात समझ में? ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़े से इसके बारे में और वीडियोस देखने की कोशिश करो। ये काफी क्यूरियस चीजें हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अपेरेंट पोजीशन भी क्या हो जाती है? हर वक्त चेंज होती रहती है, बिकॉज हवा का टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होता है, हवा का मोशन जो है वो भी चेंज होता है। यस, देन because of this the refractive index of air keeps changing continuously। इस वजह से हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज होता है। देन नेक्स्ट, द पोजिशन, बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजिशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हर बार चेंज हो रहा है तो हमें क्या लगेगा कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल हो रहा है। इसके पीछे के और भी बहुत सारे रीजंस है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। ओके, देन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार्स। अब स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट्स जो है वो हमारे काफी करीब है। ओके, इसलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं क्या? नहीं। ओके, देन दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्सेस बट अपीयर एज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस। अब आपको मैंने बताया था पहले ही कि स्टार्स जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडीज है स्पेस के अंदर। इसका मतलब उनके पास खुद की लाइट है, खुद की रोशनी है, राइट। अब प्लैनेट के केस में क्या होता है? प्लैनेट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स। प्लैनेट के ऊपर हमारे सन का या फिर किसी अदर स्टार्स का जो लाइट है वो आ रहा है और उसके वजह से हमें वो प्लैनेट दिख रहा है। यस, तो इसी वजह से हम प्लैनेट को पॉइंट सोर्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, प्लैनेट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस ऑफ द लाइट। यस और नो?
यस, एंड स्टार्स इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसलिए जब जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है, लेकिन जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट है वो हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता। आ गई बात समझ में? देन बिकॉज ऑफ चेंजेस in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source change, but the average position and total average brightness remains unchanged and planets do not twinkle। अब इस स्टेटमेंट में काफी डिटेल में आपको बताया गया है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, है ना। क्या बताया गया है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है हर बार। एटमॉस्फेरिक एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार चेंज होता है, एंड उसी वजह से पोजीशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स, हर पॉइंट सोर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट जो है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, और हर पॉइंट सोर्स का जो पोजीशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से अपरेंट पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन उसका एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस क्या रहता है? सेम रहता है। इसीलिए प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल करते हैं क्या? नहीं। इसलिए प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसको आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, है ना। आपके पास वो जो स्केल है छोटी 15 सेंटीमीटर की, उसको अगर आप ट्यूबलाइट के सामने रखकर अगर आप देखते हो तो आपको वहां पर रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको 7 कलर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, अब उसी का ही एक इमेज रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से 7 कलर का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। उसका सीक्वेंस क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर, है ना। इस सीक्वेंस से लाइट रेज जो है वो डिस्पर्स होती है। ओके, अब यहाँ से जो सोर्स था, सपोज यहाँ पर एक ट्यूबलाइट थी, तो ट्यूबलाइट का जो कलर था वो व्हाइट था, लेकिन इस स्केल ने क्या किया? द स्केल एक्ट्स लाइक द प्रिज्म, एंड इस स्केल ने क्या किया? 7 कलर के स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस किया। ओके, अब एक्चुअल में डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? यू नो दैट द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। देखो, आपको पता है कि लाइट जो है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यस और नो? लाइट परफॉर्म ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, लेकिन हम अभी के लिए यहां पर मान लेते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इसके अंदर वेवलेंथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किसके अंदर? रेडिएशंस के अंदर। ओके, देन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर, है ना। किस रेडिएशन के वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, जिनको हमारी आईज जो है, हमारी आंखें जो है वो सेंसिटिव है, वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर के रेंज में आता है। ओके, अंडरस्टूड? देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस इंटरवल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स अपीयर टू हैव डिफरेंट कलर्स मेंशन अबव, है ना। इस इंटरवल के अंदर हर कलर के रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ से हमें क्या दिखते हैं? डिफरेंट कलर दिखते हैं, है ना। अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखते हैं? अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। द रेड लाइट हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर, है ना। रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, जिसको क्या बोला जाता है? 700 नैनोमीटर। इसका मतलब रेड लाइट जो है वो काफी दूर से दिखाई देता है, इसीलिए सिग्नल्स के अंदर जब रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों को रोकने के लिए, तो रेड लाइट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि दूर से पता चले कि वहां पे सिग्नल लग चुका है, हमें गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करनी है। Okay, that's why the red light has a highest wavelength, that is 700 nanometer, and that's why it is used in the signal systems. Understood? Then हाँ, किसी भी साइन बोर्ड को दर्शाने के लिए लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है कि वो आंखों को जल्दी विजिबल होता है। ओके, देन while violet light has the smallest wavelength,
वायलेट को क्या है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, क्लोज टू 400 नैनोमीटर। इसके कितने नैनोमीटर के क्लोज है वो, 400 नैनोमीटर के करीब करीब है। ओके, देन रिमेंबर दैट 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, इसलिए 400 सबसे कम है, किसकी है वो, वॉयलेट की है। 700 सबसे ज्यादा है, किसकी है वो, रेड लाइट की है। अंडरस्टूड। इसलिए ब्लू कलर जो है वो करीब करीब 400 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 400 नैनोमीटर से थोड़ा सा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। इसलिए स्काई के अंदर हमें ब्लू कलर स्कैटर होता हुआ दिखता है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो सकता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। ओके, वेवलेंथ क्या है, कम है एज कंपेयर टू द दिस रेड लाइट दैट इज अराउंड 700 नैनोमीटर। अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट। ये रिलेशन समझ में आ गया आपको, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को मैंने यहां पर लिखा है। सबसे पहला, वैक्यूम कंसिस्टेंसी। क्या बोला जा रहा है, वैक्यूम कंसिस्टेंसी। ये क्या है, इन अ वैक्यूम लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल एट द सेम वेलोसिटी। देखो, वैक्यूम के अंदर हर लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, हर एक की वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर क्या है, सेम है। ओके, देन मीडियम इन्फ्लुएंस, in a medium like a glass that is a transparent medium, the velocity of light depends on its frequency, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ द लाइट किसके ऊपर डिपेंड रहती है बेटा, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहती है। वैक्यूम के अंदर ऐसा होता है क्या, नहीं। ओके, देन डिफरेंट कलर्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन द मीडियम। डिफरेंट कलर ट्रैवल करते हैं डिफरेंट स्पीड से किसी भी मीडियम के अंदर, यानी कि हर एक कलर की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो अलग अलग होती है मीडियम के अंदर, वेदर इट इज अ ग्लास मीडियम, वेदर इट इज अ एयर मीडियम। लेकिन वैक्यूम के अंदर वो चीजें है क्या, नहीं। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड। देन अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। कैसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम चेंजेस फॉर डिफरेंट कलर्स ड्यू टू देयर वेरिड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होते हैं, हर कलर के चेंज होते हैं। अंडरस्टूड। देन angle differences, when a white light enters a medium such as glass, the angles of refraction are different for each color, है ना। जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के ऊपर, किसी मीडियम के ऊपर जब टकराती है, एंटर करती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट रहते हैं हर एक कलर के लिए। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड, यस और नो। ओके, यहां पर क्या है बेटा, दिस इज द ग्लास प्रिज्म, है ना। ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है। और इस प्रिज्म में से जब सनलाइट गुजरती है या फिर किसी भी तरीके की व्हाइट लाइट गुजरती है, तो हमें बाहर क्या देखने को मिलता है, एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अंडरस्टूड, गॉट द पॉइंट, यस और नो। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ चीजें हैं। सबसे पहला, सनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन व्हेन पासिंग थ्रू अ एयर, जब सन की व्हाइट लाइट, सन की एक्चुअल लाइट क्या है, व्हाइट लाइट है, हमें वो येलो दिखती है। पासिंग थ्रू एयर इनटू अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से वो व्हाइट लाइट जब पास होती है तो 7 कलर में वो ट्रांसफॉर्म होती है। देन इमर्जेंस ऑफ 7 कलर, द कलर्स दैट इमर्ज आर, कौन से कलर है वो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन क्या कहती है, देखो, द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स
while passing through a medium is termed as the dispersion of light। काफी सिंपल डेफिनेशन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। क्या है, जब कोई भी लाइट जब किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास होती है देन वो स्प्लिट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है 7 कलर्स के अंदर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हेन द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज टर्म एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किसी भी मीडियम के थ्रू, रिफ्रैक्टिंग मीडियम के थ्रू व्हाइट लाइट जब पास होती है एंड वो कलर कंपोनेंट के साथ स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर निकलती है, उसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड, गॉट मोर पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसी फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस कंसेप्ट के ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। व्हेन अ लाइट एंटर्स रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, आपको पता है ये कंडीशंस हमने कल ही स्टडी की है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक मूव होता है, रिफ्रैक्ट होता है, इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड। अब पार्शियली वहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना। रिफ्रैक्शन तो होगा ही, अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो वहां पर रिफ्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन वहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अंडरस्टूड। देन दैट इज part of the light get reflected and comes back into the denser medium as per laws of reflection. This is called partial reflection, है ना। देखो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो लाइट जब डेंसर मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट बैक होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, देन द रेस्ट ऑफ द लाइट gets refracted and goes into the rarer medium। बचा हुआ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है और रेयर मीडियम में जाता है। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट स्लाइड। अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको पता है जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या होगा, अवे बेंड होगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको पता है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यहां पर रिफ्रैक्शन चाहिए, है ना। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आई, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आ गई बात समझ में। देन दिस शोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर 6.9, ये जो फिगर आपको दिख रही है, if we increase I, R will also increases according to the Snell's law as the refractive index is the constant। अगर हम I को इंक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा, उसके साथ R भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आ गई बात समझ में, चीजें समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो। यहाँ पे वाटर है, इट इज डेंसर देन द एयर। अब ये इंसिडेंट रे है, डेंसर से कहाँ पे जा रही है, रेयर में जा रही है, तो कैसे मूव होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे मूव होगी, है ना। अब यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज कर दिया है, उस हिसाब से आर भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, देन आगे भी यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है किस तरीके से। अगर हम इस हद तक इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर करते हैं तो हमें ये जो लाइट है ये पूरी की पूरी उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सपोज मैं यहां पर 2 मीडियम लेता हूं, है ना। यहां पर एक मीडियम है, ओके, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ,
दो मीडियम्स है, बराबर। अब जो इंसिडेंट रे है ये अगर पर्टिकुलर एंगल पे रखे तो यहां पर नॉर्मल है, ये इधर रिफ्रैक्ट हो रहा है, यस और नो? यस। लेकिन एक ऐसा एंगल भी हमारे पास है जिस एंगल से अगर हम इंसिडेंट रे को इसके ऊपर मारते, इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो ये इंटरनली ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंटरनली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। कब? जब आई की जो वैल्यू है वो इंसिडेंट एंगल से, क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। देन व्हाट हैपेंस ओवर हियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा यहां पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। इसी फिनोमेना के ऊपर कौन काम करता है? कौन काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं। आ गई बात समझ में? देन देखो यहां पर और थोड़ा इलेबोरेट किया गया है जो अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में। देखो, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई के पर्टिकुलर वैल्यू पे द वैल्यू ऑफ आर बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पे जब हम जाते हैं, इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू है उसके ऊपर जाते हैं तो उस वैल्यू के पार, उस वैल्यू के ऊपर क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, आर जो है, आर की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 90 डिग्री हो रही है। यहां पे दिख रहा है क्या आपको? यस और नो? द आर विल बिकम 90 डिग्री, है ना। आर क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है? ध्यान से सुनो। दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अभी जो मैं बता रहा था आपको वही बताया गया। अब ये जो वैल्यू है, जिस वैल्यू ऑफ आई के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उसको हम, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यस और नो? ओके, देन moving to the next statement. For angles of incidence larger than the critical angle, the angle of refraction is larger than the 90 degree. Such rays return to the denser medium as shown towards the right in the figure. देखो इसके बाद, मतलब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका है, इसके बाद अगर हम आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं, किससे बढ़ाते हैं? क्रिटिकल एंगल से, आईसी से। अगर आई जो है ये ग्रेटर है किससे? आईसी से। क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर है तब क्या होगा? ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट होने की जगह डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं वर्ड्स को आप ध्यान से सुनो, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तब ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट होगी क्या? मीडियम 1 में? नहीं, ये मीडियम 2 में यानी कि डेंसर मीडियम में ही फिर से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यस और नो? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना जरूरी है। देन डज ऑल द लाइट get reflected back into the dense medium? This is called the total internal reflection. अब ऐसा करने से, क्रिटिकल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ाने से क्या होगा? पूरी की पूरी लाइट जो है वो अंदर के अंदर, उस डेंसर मीडियम के अंदर ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सभी चीजें समझ में आ रहा है? वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल द फॉलोज। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हम अब जो नेक्स्ट स्लाइड में जो इक्वेशन दिया है उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दे दूंगा। यहां तक बात क्लियर है? इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? यस और नो? ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। ओके, है ना। देखो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्नेल्स लॉ, है ना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई के हम क्या ले रहे हैं, क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं। अब आर कितना होना चाहिए, कंडीशन क्या बोली हमारे लिए, 90 बोली है, यस और नो, यस और नो। हाँ, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रिस्पेक्ट टू सेकंड इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन 90 लिख सकते हैं हम, यस और नो। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन 90 इक्वल्स टू 1, ओके, देयरफॉर इक्वल्स टू, है ना, साइन आई अपॉन 1, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन, साइन आई, यस और नो, हाँ या ना। हाँ, अब ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो हमें इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हमें क्या चाहिए, फिर आई चाहिए, ओके, अंडरस्टूड, यस और नो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। क्या देखने वाले हम, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, स्काई के अंदर किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। देखो, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। देखो, रेनबो दिखने में काफी सुंदर लगता है ना, ये काफी ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल नेचुरल प्रोसेसेस का, और उसके रिजल्ट में हमें स्काई में क्या दिखता है, रेनबो फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ओके। इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, किस चीज का कंबाइंड इफेक्ट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों चीजों का ये क्या है, कंबाइन इफेक्ट है कि हमें रेनबो फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। आ रही है बात समझ में, यस और नो। देन इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद ही क्यों दिखता है, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट्स एज अ स्मॉल प्रिज्म, है ना। अब जब रेनफॉल होता है तो आपको पता है ह्यूमिडिटी काफी बढ़ चुकी होती है, और एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो बन चुके होते हैं। अब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एक्ट्स एज अ प्रिज्म, है ना। अब प्रिज्म क्या करता है आपको पता है, प्रिज्म 7 कलर के स्पेक्ट्रम को रिलीज करता है ना। देखो, when light rays from sun enter these droplets, सन से आने वाली लाइट रेज जब ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर करती है, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स, ये क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, रिफ्रैक्शन वहां पे होता है, एंड वो क्या होता है, वहां पर डिस्पर्शन भी होता है डेफिनेटली। अब ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स इज अ डेंसर मीडियम, है ना, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, यस और नो। अब हवा क्या है, एयर इज द रेयर मीडियम कंपेयर टू दिस, तो डेफिनेटली जब रेयर से डेंसर में लाइट जा रही है तो वहां पर क्या होना है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके। अब यहां पर इंटरनली क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके। अब सबसे पहले रिफ्रैक्शन, उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फिर से क्या, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। पूरे के पूरे प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट करते हैं, ओके, गॉट माय पॉइंट। then there is an internal reflection as shown in the figure, and after that once again light gets refracted while coming out of the droplet। अब ड्रॉपलेट से बाहर आ रही है लाइट, तो फिर से क्या होना है, रिफ्रैक्शन होना है, ओके। देन ऑल दिस 3 प्रोसेसेस टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो, ये तीनों प्रोसेसेस मिला के क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, रेनबो प्रोड्यूस करती है, ओके। काफी ब्यूटीफुल फिनोमिना है, समझना जरूरी है, साइंस के स्टूडेंट आप हो इसलिए, अंडरस्टूड। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड,
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ सिंपल न्यूमेरिकल हमें इस चैप्टर के अंदर दिए हैं, अब इसको हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 1.36 है। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आपको पहले से पता है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, पानी के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम दिया है ना। अब v1 हमें क्या दिया है, v1 है ना, गिवन लिखता हूं मैं यहां पर, यस और नो, गिवन v1 क्या दिया है बेटा, v1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v2 फाइंड आउट करना है ना। हमें क्या दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी कि क्या दिया है, 1.36 है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है n इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं लिख देता हूं v1 अपॉन v2। क्या फॉर्मूला है, v1 अपॉन v2। अब n की वैल्यू कितनी है, इधर डाल देता हूं मैं नीचे, जस्ट सेकेंड, नीचे लिखता हूं मैं, हाँ, n की वैल्यू कितनी है 1.36, v1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ अपॉन v2 है ना। अब v2 को इधर भेज देता हूं, v2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.36, कैलकुलेट करके बताओ, है ना। 1.36 से आपको क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है, क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, आपकी बुक में भी दिया है लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है आंसर क्या आना चाहिए। 1.36 से किसको डिवाइड करना है, आपको 3 को डिवाइड करना है। ओके, आ गई बात समझ में, देन क्या आएगा आंसर, 2.21 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, the velocity of light in water, therefore the velocity of light in water is 2.21 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में, यस और नो, अंडरस्टूड। ये लिखना भी जरूरी है, काफी सिंपल न्यूमेरिकल था। अब इसके ही जैसा और एक न्यूमेरिकल हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, अब क्या बताया जा रहा है, लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम, राइट। और फर्स्ट मीडियम की जो वेलोसिटी है v1 कितनी है, 1. यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन है ना, v1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन एंटरिंग सेकेंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2 कितनी है बेटा 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड, गॉट माई पॉइंट। देन what is the refractive index of second medium with respect to the first medium, यानी कि second medium with respect to first, ऐसा लिखना पड़ेगा, yes और no, हमें पूछा है। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास और एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 बराबर। अब v1 की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁸ अपॉन v2 की वैल्यू क्या है 0.75 इंटू 10⁸ है ना। 0.75 से 1.5 को डिवाइड कर दो, 10⁸ गेट कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए, यस और नो। काफी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, देयरफॉर यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of the second medium है ना, reflex of the second medium with respect to WRT ऐसा लिखता, with respect to the first medium, with respect to the first medium is 2। ओके, आ गई बात समझ में? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, आपके बुक में भी दिया है। ओके, गॉट द पॉइंट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर समझ में आया है? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को आप रिपीट देख सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स ऑफ this refraction of light chapter, and don't forget to subscribe the Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel, and do hit the like button, share this lecture with your friends so those who can get the benefit for their board exams. Thank you so much.